सो SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कोई फंक्शनल स्ट्रैटेजीज कवर करते करते हमने मार्केटिंग कवर कर लिया, हमने IT कंप्लीट कवर कर लिया, दोनों पे कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। ऐसी बात है? क्या ख्याल? आप पीछे रह गया HR, वो भी हमने कवर कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने HR भी कवर कर लिया और उसमें भी एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने ARC कर लिया। अब चलते हैं फाइनेंस की तरफ। और अगर आप नोट्स खोल लें साथ, नोट्स अगर आप लोग खोल लें साथ, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। चैप्टर हमें मिलेगा 28 ऑन पेज 103, चैप्टर 28 ऑन पेज 103, फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंशियल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस देखें तो कहता है जी अगेन स्ट्रेटजिक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्ट्रेटजिक एनालिसिस, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन तीनों के साथ इसका लिंक है। क्या ख्याल है? या किसी स्ट्रैटेजी को हमने इवैल्यूएट करना है तो वहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस यूज़ होता ही होता है। सूटेबिलिटी में भी रेशियोज हम कंप्यूट करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी में भी करते हैं और फिजिबिलिटी में भी कैश फ्लो वगैरह को देखते हैं, गियरिंग देखते हैं। नीचे एक छोटा टॉपिक मिलेगा हमें पेज 103 पे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कि एक बिजनेस कहाँ से फाइनेंस सोर्स करता है। तो 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, इक्विटी, डेट या फिर अदर बोले तो गवर्नमेंट ग्रांट। इक्विटी 2 तरह की होती है, शेयर इशू करके या फिर जो इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट है रिटेन अर्निंग से। डेट 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? लाइक डिबेंचर इशू किए या प्रेफरेंस शेयर इशू किए। मीडियम टर्म क्या है? लोन है, हायर परचेज है या फिर लीजिंग है। शॉर्ट टर्म क्या हो सकते हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स, विन क्रेडिटर्स की पेमेंट लेट कर देना या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ख्याल है? हमें इक्विटी पे जाना है, डेट पे जाना है, गवर्नमेंट ग्रांट पे जाना है, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करना है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या फैक्टर्स हैं? हमें कॉस्ट देखना होती है कि कॉस्ट कितनी आएगी। ओब्वियसली शेयर इशू करने की कॉस्ट आती है। क्या ख्याल है? हमें देखना होता है कंट्रोल, कि शेयर इशू करेंगे तो बिजनेस का कंट्रोल हमारे हाथों से थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। हमें देखना होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल क्या है? अगर बैंक मुंह ही नहीं लगाना चाहता, शेयर होल्डर में मुंह नहीं लगाना चाहते, गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, तो फिर तो कोई भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट और ग्रांट अवेलेबल है तो उससे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस कोई नहीं है। तो देखना है अवेलेबल कौन सा है हमारे लिए। फिर हमें गेयरिंग भी देखना होता है कि डेट अगर ज़्यादा लेंगे तो उससे गेयरिंग और ज़्यादा हो जाएगी, गेयरिंग ज़्यादा होने से कंपनी रिस्की हो जाएगी। साथ हमें सिक्योरिटी भी देखना होती है, डेट लेने जा रहे हैं तो कुछ सिक्योरिटी के लिए भी एसेट होनी चाहिए। क्या हमारे पास सिक्योरिटी है? अगर नहीं है, ऑलरेडी जो एसेट थे वो ऑलरेडी पहले सिक्योर करवाए, तो फिर तो डेट वाली ऑप्शन ही नहीं है। साथ में देखना होता है कैश फ्लो भी, कि डेट के साथ कैश फ्लो भी हमारा जो है वो एसोसिएटेड है। मीन एवरी ईयर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी देना पड़ती है, जबकि इक्विटी में प्रॉफिट होगा तो देना, वरना नहीं है। और साथ में एग्जिट रूट भी देखना है कि डेट ले तो लिया 3 या 5 साल का, तो क्या 3 या 5 साल बाद हम इस काबिल होंगे कि पे कर पाएंगे। तो मेनली हमने ये फैक्टर्स लर्न करने हैं जी, जो स्पेस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारा डिपेंड करता है। कॉस्ट, कंट्रोल, अवेलेबिलिटी, गियरिंग, सिक्योरिटी, कैश फ्लो एंड एग्जिट रूट। नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक छोटा सा टॉपिक मिला, स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है? अब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऑल कॉस्ट कंसीडर की जाती है प्रॉफिट निकालते वक्त, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को सेपरेट ट्रीट करते हैं। मीन पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन के बाद फिर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट की तरफ आते हैं। जबकि अब्जॉर्प्शन में हम सारी कॉस्ट एक ही दफ़ा जो है वो सेल में से माइनस करके प्रॉफिट की तरफ आते हैं। सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। कैसे निकालेंगे कि टोटल सेल रेवेन्यू जो है वो अगर इक्वल हो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, या टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। क्या कहना है? अगर हमने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो फार्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं, हमने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट ओवर सी ओवर एस रेशियो।
क्या ख्याल है, ऐसी बात है। नेक्स्ट पेज पे गए 105 पे, तो एक छोटा सा टॉपिक मिला हमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पॉइंट जहां तक हम सेल में फॉल बर्दाश्त कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? वो पॉइंट जहां पे हम सेल में डाउन बर्दाश्त कर सकते हैं। कैसे निकाला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल ओवर ब्रेक इवन सेल इनटू 100। एक टेक्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 मिलेगी हमें पेज 105 पे। कहता है जी, आप ब्रेक डाउन ऑफ केपीज प्रॉफिट इन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड शोड द फॉलोइंग। सेल है 450, वेरिएबल कॉस्ट है 220, फिक्स कॉस्ट है 160 और प्रॉफिट आ गया 70। Due to a downturn in market condition, the company is worried that next year may result in losses and would like to know the change in sale that would make this happen. Calculate the break-even sale revenue for the business based on its current cost structure. Break-even in terms of sale revenue, fixed cost over CORS ratio. क्या ख्याल है, फिक्स कॉस्ट दी गई हमें? बिल्कुल सर, दी गई। CORS रेशियो निकालने के लिए पहले हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो निकालना पड़ेगी, फिर हम फार्मूला पुट करेंगे, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू आ जाएगा। कहते हैं यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द परसेंटेज फॉल इन सेल दैट वुड बी नेसेसरी बिफोर द कंपनी वुड बिगिन टू इंकर लॉसेस। क्या निकालना है ये आपने? ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल, तो मुझे प्लीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दे देंगे? जी सर, कैलकुलेटर निकालें, देखे नहीं है तो मोबाइल में भी कैलकुलेटर है। प्लीज़ मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 आंसर दे दें आप लोग। इसलिए 2 लोग हो तो 2 डिफरेंट आंसर ही दोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर कम ऑन, पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपको CORS रेशियो निकालनी है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल इनटू 100, फिर आपको फार्मूला पुट करना है फिक्स कॉस्ट ओवर CORS रेशियो, तो आपके पास आ जाएंगी बजटेड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। और बजटेड सेल आपके पास है 450, ब्रेक इवन आपने निकाल ली, ओवर बजटेड सेल 450 इंटू 100 करोगे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। क्या इसमें मसला क्या है?
कम ऑन। हो गया सर। तो 30.4। 30.4 मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी का ना निकलाओ। यस 30.4 ही है। तो उससे आगे गए तो एक छोटा सा में टॉप मिला रेलेवेंट कॉस्ट। ये क्या होती है सर? रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो हमारे डिसीजन में आ रही है या हमारे डिसीजन की वजह से इफेक्ट हो रही है, उसे हम नाम देंगे रेलेवेंट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट होती है। फिक्स कॉस्ट में अगर हमारे डिसीजन की वजह से कोई इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंट आ रहा है तो वो रेलेवेंट होगी, सारी की सारी नहीं। वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट, नॉन कैश आइटम्स इररेलेवेंट। नीचे एक छोटा सा टॉपिक हमें और मिलेगा अगर हम आए ऑन नेक्स्ट पेज 106, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 मिलेगी हमें। पेज 106 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। कहते जी एक्स लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी ऑफ विच यूनिट कॉस्ट, मशीन आवर्स एंड सेलिंग प्राइस आर एज फॉलोस। प्रोडक्ट ए पे मशीन आवर्स लगेंगे 10, बी पे 12, सी पे 14 जी सर। और डायरेक्ट मटेरियल ये 5 जो लिखा है ना ब्रैकेट में, इसे एट द रेट ऑफ करने। डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 50 सेंट पर केजी और प्रोडक्ट ए पे लगेगा 14 केजी, तो इंटू 50 सेंट किया तो 7 कॉस्ट आ गई। प्रोडक्ट बी पे लगेगा 12 केजी इंटू 0.5 किया तो 6 कॉस्ट आ गई और प्रोडक्ट सी पे लगेगा 10 केजी इंटू 0.5 किया तो 5 कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ऑफ 7.50 पर आवर और प्रोडक्ट ए पे लगेंगे 1.2 आवर्स इंटू 7.5 किया तो 9 कॉस्ट आ गई। बी पे लगेंगे 0.8 आवर्स और सी पे लगेंगे 0.4 आवर्स। और नीचे हमारे पास आ गई मार्जिनल कॉस्ट 19, 15, 11, सेलिंग प्राइस इतनी है तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। सेल डिमांड फॉर द पीरियड इज लिमिटेड एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए के हमें बनाने हैं 4000 यूनिट, बी के 6000, सी के 6000 and company policy is to produce a minimum of 1000 unit of product A, जबकि प्रोडक्ट ए के 1000 यूनिट मस्ट बनाने हैं। The supply of material in the period is unlimited, but the machine hours are limited to 200,000 and direct labor hours to 5,000. Indicate the production levels that should be adopted for the 3 products in order to maximize profitability. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने बताना है कि तीनों प्रोडक्ट के क्या क्या प्रोडक्शन लेवल जो है वो आप बनाओगे एंड स्टेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद बताओ कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या है। क्या करना है हमें? पहले कोई लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, क्या इधर मशीन आवर है या लेबर आवर है। यस सर। क्या ख्याल है? और इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, पीछे पेज 105 इसके स्टेप्स दिए गए कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बॉटलनेक कंसंट्रेंट्स में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, फिर आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया गया है, और फिर आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर। फिर आपने रैंकिंग करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, बता देना है कि क्या कितने कितने यूनिट बनेंगे। क्या ख्याल है? तो आते हैं सॉल्व करने की तरफ। अगर हम देखें जी, हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स हमारे पास बनाने हैं हमने? 4000। प्रोडक्ट बी के कितने हैं जी? 6000। प्रोडक्ट सी के कितने हैं? 6000। और अगर हम देखें जी मशीन आवर्स, प्रोडक्ट ए पे लगेंगे कितने? 10 एक यूनिट पे लगते हैं तो इंटू 4 किया तो कितना? 40,000। प्रोडक्ट बी पे लगते हैं जी 12 इंटू 6 किया तो कितना आ गया? 72,000। और प्रोडक्ट सी पे लगते हैं कितने? 14 इंटू 6 किया तो कितना आ गया? 84,000। और ये टोटल अगर हम करें तो कितना बनता है?
हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 200,000, तो ये तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। क्या ख्याल है? अब बात कर लेते हैं लेबर आवर्स की। और प्रोडक्ट ए पे लेबर आवर लगेंगे कितने 1.2 इंटू 4 करें तो कितना बन गया आपके पास 1.2 इंटू 4 करें कितना बन गया 1.2 इंटू 4,000 4800। प्रोडक्ट बी के लिए देखें जी कितने आपको चाहिए 0.8 इंटू 6 करें 4800। और प्रोडक्ट सी के लिए देखें जी आपको चाहिए 0.4 इंटू 6 करें 2400। इनको अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है 12,000। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 5,000। दिस मीन ये लिमिटिंग फैक्टर है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 उसने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर प्रोडक्ट निकालें और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 654। क्या ख्याल है? तो कंट्रीब्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो प्रोडक्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो कितना 6 दिया गया है, बी का कितना दिया गया है 5 और सी का कितना दिया गया है 4। फिर उसने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर था। तो ए का लेबर आवर कितना है डिवाइडेड बाय 1.2, इसका कितना है 0.8 और इसका कितना है 0.4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। देखें कितना बनता है 5 6.25 10। अब हम कर लेंगे इनकी रैंकिंग कि ये जो है वो नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। मीन पहले सी की प्रोडक्शन होनी चाहिए, फिर बी की, फिर ए की। लेकिन उसने कहा नहीं, ए के आपको 1000 यूनिट जो है वो मस्ट बनाने ही बनाने हैं पहले। क्या ख्याल है? तो हम आगे जी अब कहाँ पे कि हमें ए के जो है वो बनाने हैं कितने 1000 यूनिट। ए के 1000 यूनिट बनाने पे रेट कितना है 1.2। क्या ख्याल है? तो कितने लगे 1200। क्या ख्याल है? 1200 लगे कि 1200। और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 5000। दिस मीन हमारे पास रिमेनिंग कितने बचेंगे 5000 माइनस 1200 3800। ठीक हो गया। अब चले गए जी सी पे। सी के कितने बनाने हमने 6000 और कितने हमें चाहिए 0.4 चाहिए, तो कितने बचे जी 2400। क्या ख्याल है? तो हमारे पास रिमेनिंग कितने थे 3800, उसमें से 2400 और निकाल दें, पीछे कितने बच गए नहीं 1400। सो 1400 हमारे पास रिमेनिंग है। अब हम आगे जी बी की तरफ, और बी के हमारे पास जी टोटल हैं कितने 1400। रेट कितना है ना 0.8। तो अब क्या करो ये फिगर निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर कितनी बनती है 14,000 ओवर 0.8 कर दो। 1400 ओवर 0.8 1750 बनेंगे किसके बी के। तो हमारे पास प्रोडक्शन लेवल आ गए। अब उसने कहा जी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी दे दो। क्या ख्याल है? तो ए के हमने बनाने हैं जी 1000 यूनिट्स, बी के हमने बनाने हैं जी 1750, सी के हमने बनाने हैं जी 6000 यूनिट्स, और इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास था 654। तो यहाँ से आप टोटल ले लो जो क्या होगा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। क्या ख्याल है जी? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 सॉल्व होती है। यस सर। क्या ख्याल है? इसका आंसर भी बैक पे आपको दिया गया, अगर आप देखो ना तो पेज 109 पे आपको आंसर भी मिल जाएगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का भी और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 का भी। ठीक हो गया। वापस आगे हम पेज 106 पे मेक आर बाय डिसीजन कि हमें चीज़ खुद बनानी चाहिए या फिर हमें
बाहर से बाय करनी चाहिए तो डिपेंड करता है डिसीजन हमारा जिसमें स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है या नहीं है तो हमें खुद बनानी चाहिए, नहीं है तो फिर हमें बाहर से ले लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 मिलेगी। A factory's entire machine capacity is used to produce essential components. The production cost of using the machine are as follows: variable cost 30,000, fixed cost 40,000, total 70,000. If all components production was outsourced, then the machine could be used to produce other items that would generate additional contribution of 50,000 pound. Assume the fixed cost will still be incurred if production is outsourced. What is the maximum price that the company should be willing to pay to the outside supplier for the components? ना variable cost plus outsource cost कितनी बन गई? 80,000 30 plus 50 80,000. Yes, sir. Easy. एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 मिलेगी हमें। कहते KRS Limited is considering whether to administer its own purchase ledger or to use an external accounting service. It has obtained the following cost estimates for each option. इंटरनल सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आएगी जी कितनी? परचेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की 320 पर एनम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस 750 पर एनम, अकाउंटिंग स्टेशनरी 500 पर एनम और पार्ट टाइम अकाउंट्स क्लर्क 6000 पर एनम। तो इंटरनल कॉस्ट सारी ऐड की जा सकती है। Yes, sir. 6500 प्लस 750 कितना हो गया? 7250 प्लस 320 7570। अब एक्सटर्नल कॉस्ट देख लेते हैं, वो क्या है जी? प्रोसेसिंग ऑफ इनवॉइस क्रेडिट नोट्स 0.5 पर डॉक्यूमेंट और 5000 डॉक्यूमेंट पर एनम है तो 2500 आ गई यहाँ से। प्रोसेसिंग ऑफ चेक पेमेंट 2 पर सप्लाई 0.50 पर चेक और 4000 पर एनम है तो 2000 यहाँ से आ गई। एंड रिकंसाइलिंग सप्लायर अकाउंट्स 2 पर सप्लायर पर मंथ और 150 सप्लायर्स हैं तो आप इसको इंटू 12 करके ईयरली निकाल लोगे। क्या ख्याल है? क्या कहता है जी? डिटरमाइन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ आउटसोर्सिंग द अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो पहले तो हम क्वांटिटेटिवली देख लें, एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी आती है? 2 इंटू 150 इंटू 12 प्लस 2000 प्लस 2500। Yes, sir. इंटू 150 36 प्लस 500 8100, जबकि इंटरनल आ रही थी 7570। तो क्या आउटसोर्स करना चाहिए? आउटसोर्स करना चाहिए। एक्सटर्नल कॉस्ट 81 नहीं करना चाहिए। हाँ, अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या आउटसोर्स करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी आ सकता है, हमारे बिजनेस सीक्रेट्स कहीं लीक आउट हो सकते हैं। आउटसोर्स करेंगे तो ये स्किल्स हमारे पास नहीं रहेंगी, परमानेंटली लूज कर जाएंगे हम। आउटसोर्स करेंगे एक डिपार्टमेंट को तो इससे अदर डिपार्टमेंट के स्टाफ का मोरल भी डाउन हो सकता है कि कल को हमें भी ना निकाल दिया जाए, हमारा काम भी आउटसोर्स ना कर दिया जाए। तो ये फैक्टर्स भी कंसीडर करने चाहिए। क्या ख्याल है? क्लियर होती बात? आगे गए। डीलिंग विद रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, कि जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हों और हमने देखना हो कौन सी ऑप्शन चूज करनी है तो हम क्या निकालेंगे? अगर तो प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं तो ईवी निकालेंगे, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। तुम्हारे पास आ जाएगी ईवी, और जिसकी ईवी ज़्यादा होगी वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। और अगर एक ही ऑप्शन है तो ईवी को कंपेयर कर लेंगे कॉस्ट से, और अगर ईवी कॉस्ट से ज़्यादा है तो चूज कर लेना चाहिए। एक हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू की इसने एग्जांपल दे दी, कैसे कैलकुलेट होगी कि 10,000 अगर मंथली प्रॉफिट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और अगर मंथली प्रॉफिट 20,000 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो ईवी कैलकुलेट हो सकती है। Yes, sir. नीचे डबास में जो कैलकुलेट की गई 13,000। Multiply करके। एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 मिलेगी। Yes, sir. A company's sale for a new product are subject to uncertainty. Yes. It has determined a range of possible outcome over the first 2 years. Year 1 की सेल हाई 40 मिलियन, probability है 60%,
लो 20 मिलियन प्रॉबिलिटी है 40%। ईयर 2 सेल हाई 80 मिलियन प्रॉबिलिटी है 90% और लो 30 मिलियन प्रॉबिलिटी है 10% इफ ईयर 1 सेल आर हाई, मीन 7 कंडीशन अटैच है। और ईयर 2 में वो कहता है जी सेल हाई 30 मिलियन प्रॉबिलिटी है 20%, लो 10 मिलियन प्रॉबिलिटी है 80% इफ ईयर 1 सेल इज लो। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड सेल फॉर ईच ईयर। तो ईयर 1 की तो सिंपल निकल आएगी ना, कैसे 40 इंटू 0.60 प्लस 20 इंटू 0.40, क्या ख्याल है? सो ईयर 1 की कैसे निकलेगी जी 40 इंटू 0.60 प्लस 20 इंटू 0.40, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गई, ईवी आ गई। कितनी निकलती है? 24 प्लस 8 है 32। 32 मिलियन। यस सर। हम कहते हैं जी ईयर 2 की भी आपने निकालनी है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है, तो उसे कैसे देखेंगे ईयर 2 की? कहते हैं जी 80 इंटू 0.90, क्या ख्याल है? 80 इंटू 0.90 प्लस दूसरी क्या है 30 इंटू 0.1। यस सर। इफ ईयर 1 सेल आर हाई, सात कंडीशन है ना, इफ ईयर 1 आर सेल आर हाई, तो ईयर 1 में सेल हाई की प्रोबेबिलिटी क्या है? ईयर 1 में सेल हाई की प्रोबेबिलिटी क्या है? ईयर 1 में सेल हाई की प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%। 60%। तो आपने क्या करना है, वो कंडीशन इसके साथ लगा देनी है। और ये हो गया एक डब्बा, प्लस आप दूसरे में आ जाओ। और दूसरा क्या कहता है जी 30 इंटू 0.20, 30 इंटू 0.20 प्लस 10 इंटू 0.80 इफ ईयर 1 सेल आर लो, तो ईयर 1 में सेल लो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.40, तो इसको क्या कर लो, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास ईवी ऑफ ईयर 2 आ जाएगी। क्या ख्याल है? यस सर। क्लियर होती है बात? यस सर। कहते हैं कि जब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस दी गई हो और हमने उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करनी हो, और हमारे पास अगर तो प्रोबेबिलिटी दी गई है तो हम निकालेंगे ईवीज तीनों की, जिसकी ईवी हाई उसे चूज कर लेंगे। हाँ, अगर डिस्काउंट फैक्टर दिया गया तो हम एनपीवी निकालेंगे और जिसकी हायर होगी उसे चूज कर लेंगे। जब कहते हैं हम डिसीजन ट्री के थ्रू भी ले सकते हैं। पेज 108 पे हमें एक टॉपिक मिला डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है कि काफ़ी सारी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करने में हमें हेल्प देती है डिसीजन ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ दो सिंबल यूज करते हैं। एक सिंबल हम यूज करते हैं जी स्क्वायर, जिसे नाम दिया जाता है डिसीजन पॉइंट का। मीन जब काफ़ी सारी ऑप्शन हो और उनमें से हमने कोई चूज करनी तो हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर। एक सिंबल हम यूज करते हैं सर्कल, जिसे नाम दिया जाता है आउटकम पॉइंट का। आउटकम पॉइंट मीन इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑलवेज ईवी कैलकुलेट करते हैं। क्या ख्याल है? ऑप्शंस हैं और उनमें से डिसाइड करना है तो स्क्वायर नहीं, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं और हमने ईवी कैलकुलेट करना है तो फिर क्या यूज करेंगे, सर्कल। और डिसीजन ट्री क्या बनती है जी, लेफ्ट टू राइट जो है वो बनाई जाती है। एक एग्जांपल हमें मिलेगी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 मिलती है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 इसकी डिसीजन ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। करना क्या जी, ड्रॉ अ डिसीजन ट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड एडवाइज द कंपनी ऑन हाउ टू प्रोसीड। अ कंपनी इज प्लानिंग ऑन ड्रिलिंग फॉर ऑयल। कंपनी प्लान कर रही है ऑयल ड्रिल करने के लिए। मीन गलती से शायद कहीं पे ऑयल नज़र आ गया, कंपनी ने सोचा जी हम निकाल लें। एट ए इफ इट कैन आइदर ड्रिल इमीडिएटली एट ए कॉस्ट ऑफ $50 मिलियन। एक ऑप्शन ये है कि अभी 50 मिलियन की कॉस्ट लगा के ड्रिल निकाल लें, और कैरी आउट सम प्रिलिमिनरी टेस्ट कॉस्ट 10 मिलियन, या फिर 10 मिलियन की टेस्टिंग की कॉस्ट अप्लाई करके फिर जाएं ड्रिल की तरफ। दूसरी ऑप्शन ये है।
अल्टरनेटिवली द कंपनी कुड सेल द राइट टू साइट टू अनदर कंपनी फॉर 40 मिलियन, या तीसरी ऑप्शन क्या है कि कंपनी किसी को राइट सेल कर दे कितने के, 40 मिलियन के। तो तीन ऑप्शन है कंपनी के पास जिनमें से एक चूज करनी है। तो हम क्या यूज करेंगे जी, हम सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे स्केयर। यहाँ पे कंपनी के पास क्या आ गई, तीन ऑप्शन आ गए। क्या ख्याल है, ड्रिल नाउ कितनी कॉस्ट आती है, 50 मिलियन की कॉस्ट आती है, या फिर राइट सेल कर दे कितने के, 40 मिलियन के, या फिर टेस्ट पे चली जाए और उस पर कितनी कॉस्ट आती है, 10 मिलियन। ठीक हो गया। कहते जी इफ इट डिसाइड टू ड्रिल नाउ, कौन सी ऑप्शन, ये वाली, इफ इट डिसाइड टू ड्रिल नाउ there is a 55% chance that it will find oil and extract it with the value of 150 million। तो 55% चांस है कि आपको 150 मिलियन का ऑयल मिलेगा, तो फिर 45% चांस क्या है कि ऑयल नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है। अब चूंकि चांस आ गया, प्रॉबिलिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्कल, जिसमें हमने कहा जी कि 0.55% जो है वो चांस है किस चीज़ का, ऑयल का, कितने का, 150 मिलियन डॉलर का, और 0.45% चांस है किस चीज़ का, नो ऑयल का, मीन 0 मिलियन का ठेंगा। अब हम सर्कल के ऊपर ईवी कैलकुलेट करेंगे, 0.55 इंटू 150 मिलियन, 150 मिलियन ना, क्या ख्याल है, प्लस 0 इंटू 0.45, 0, 82.5। कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी, दिस मीन यहाँ से बेनिफिट कितना मिल रहा है, 32.5 मिलियन। राइट साइड से कितना मिल रहा है, 40 मिलियन। अभी इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन अच्छी नजर आ रही है, ये वाली। लेकिन आप तीसरी ऑप्शन को कंपेयर करके देखेंगे, अगर इन दोनों में से ये ज़्यादा दी तो ये चूज़ करेंगे, अदरवाइज ये चूज़ करेंगे। ठीक हो गया। आगे डिटेल क्या कह रही है, इफ फर्दर टेस्ट आर कैरिड आउट, अब टेस्टिंग वाले की बात आ गई। इफ फर्दर टेस्ट आर कैरिड आउट देयर इज अ 70% चांस दैट दे विल इंडिकेट, ये टी काट दें प्लीज, टी काट दें, देयर इज अ 70% चांस दैट दे विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल। तो 70% चांस है कि आपको ऑयल मिलेगा। अब चांस है तो हमने क्या दे दिया जी, एक सर्कल दे दिया कि 0.70 जो है वो ऑयल का चांस है, तो 0.30 किस चीज़ का चांस होगा, नो ऑयल का। 70% chance that they will indicate presence of oil, the sale right would then be worth ₹65 million। मीन 70% चांस है कि ऑयल मिलेगा, लेकिन उसमें भी आगे फिर ऑप्शन है कि इधर आप ड्रिल कर लो या फिर राइट सेल कर दो। दिस मीन यहाँ पे फिर एक स्केयर आ गया। क्या ख्याल है, राइट सेल कितने के, 65 मिलियन के। The sale right would then be worth 65 million. Alternatively, the company could drill for oil itself at a cost of 50 million. और obviously ड्रिल कंपनी जब भी करेगी खुद से तो उसकी कॉस्ट आएगी कितनी, 50 मिलियन। और उसमें वो कहता है जी कि क्या, there is then an 80% chance that oil extraction worth 150 is successful। और ड्रिलिंग की तरफ जाती है तो 80% चांस है, क्या ख्याल है, ऑयल मिलेगा कितना, 80% चांस है कितने का, 150 मिलियन का। तो 20% चांस क्या हो गया, नो ऑयल का, मीन 0 मिलियन का। इसकी भी ईवी कैलकुलेट की जा सकती है, 150 इंटू 0.8, 120। और अगर देखा जाए कॉस्ट कितनी आ रही थी, 50 की। आप राइट कितने के सेल कर सकते हो, 65 के। ड्रिलिंग पे कितना फ़ायदा हो रहा है, 70 का। इन दोनों में से अच्छी ऑप्शन कौन सी, यही है ये वाली,
drill बना जो अच्छी है ना उसके ऊपर आपने यूं 2 लाइनें लगा के उसका आउटकम इसके ऊपर लिख देना है। 70 million, yes sir. ठीक हो गया। अब बात होगी शायद इसकी। If further tests are carried out and indicate that no oil is present, जिसकी 30% probability थी, the value of any sale right would fall to 15 million dollar। तो फिर राइट सेल होंगे कितने के? 15 मिलियन डॉलर के। मीन अब राइट कितने के सेल होंगे? 15 million। 15 मिलियन डॉलर के। The company could still decide to drill for oil itself। या फिर आप क्या करोगे? ड्रिलिंग की तरफ जाओगे, और जब भी ड्रिल की तरफ आपने जाना है, कॉस्ट कितनी आती है भाई? 50 million। 50 मिलियन की। क्या ख्याल है? But there is a only 20% chance that it would successfully find and extract oil at that point। और आगे फिर क्या है? 20% चांस है ऑयल मिलने का। कितने का? 150 मिलियन का। तो 80% चांस क्या है? नो ऑयल मीन 0 मिलियन का। तो इसकी भी मुझे ज़रा आप ईवी कैलकुलेट करके दे देंगे। 150 इंटू 0.2 30 million। 30 मिलियन। Yes sir. 30 मिलियन। 30 million sir। अब 30 मिलियन बेनिफिट है, 50 मिलियन कॉस्ट है, यहाँ से तो लॉस हो गया। तो अच्छी ऑप्शन कौन सी है? राइट सेल करने वाली। इसके ऊपर 2 लाइनें लगा के ये आप यहाँ पे लिख दो। अब देखो पीछे भी एक ईवी कैलकुलेट हो जाएगी। Yes sir। क्या ख्याल है? मीन हर सर्कल के ऊपर ईवी कैलकुलेट करनी है आपने। तो 70 इंटू 0.7 49 प्लस 15 इंटू 0.3 4.5 कितना आ गया? 53.5। कॉस्ट कितनी आ रही थी टेस्टिंग की? टेस्टिंग की कॉस्ट 10 million। 10 मिलियन। दिस मीन यहाँ से हमें नेट बेनिफिट कितना मिला? 43.5। अच्छी ऑप्शन कौन सी है? ये 43.5, ये 40, ये 32.5। 43.5। इसके ऊपर यूँ 2 लाइनें लगा के आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 43.5 की कंपनी को किस तरफ जाना चाहिए? टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। कंपनी को किस तरफ जाना चाहिए? टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। ये हमने एमएससी में किया था, मैं कुछ समझ नहीं आया। सो ये डिसीजन ट्री बनती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसकी इवैल्यूएशन होती है राइट टू लेफ्ट। एग्जामिनर यूं भी कर सकते हैं कि उन्होंने एक डिसीजन ट्री आपको बना के दे दी, ये आपको कुछ नहीं दिया, हमने वैल्यूज खुद बुक ये एग्जामिनर ने एक आपको डिसीजन ट्री बना के दे दी और आपको कहा जी कि आप क्या करें, इसको इवैल्यूएट करके तो बताएं कंपनी को कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए। तो क्या करो, राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करेंगे। ईवी निकाली 150 इंटू 0.8 120। क्या ख्याल है? 2 ऑप्शन थी 65 और 70, तो चूज़ किया किसको? 70 को, तो वो यहाँ पे लिख दिया। ईवी निकाली 150 इंटू 0.2 30, -50 -20 15 इधर से आ रहा था, तो ये अच्छी ऑप्शन थी, 15 यहाँ पे लिख दिया। ईवी निकाली 70 इंटू 0.7 49, 15 इंटू 0.3 4.5, तो कितना आ गया? 53.5। और यहाँ से -10 किया तो ये कॉस्ट आ गई। राइट सेल 40 मिलियन है और यहाँ से ईवी निकाली 150 इंटू 0.5 82.5, -50 किया तो क्या आ गया? 32.5। तो कौन सी अच्छी ऑप्शन है? 43.5। कंपनी शुड गो फॉर ऑप्शन 1 टेस्टिंग। क्या ख्याल है? उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? Draw a decision tree of this problem and advise the company on how to proceed.
also briefly discuss the benefit and problem of using decision tree। तो प्रॉब्लम और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है कि एक ही पेज पे सारी ऑप्शन की वैल्यूएशन हो गई, बेनिफिट है। इसके थ्रू मैनेजमेंट को या अदर पर्सन को, एक्सटर्नल पर्सन को कम्युनिकेट करना इजी है। व्हाई वी हैव चूजन दिस ऑप्शन, क्यों? सारी कैलकुलेशन एक ही पेज पे है। बेनिफिट है कि ईवी मीन रिस्क को भी कंसीडर किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी मीन रिस्क को कंसीडर किया जा रहा है, बीच में चांस ऑफ रिस्क भी कंसीडर किए जा रहे हैं। लेकिन नुकसान है कि प्रोबेबिलिटी के डाटा की रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर वो प्रोबेबिलिटी के डाटा की रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर डिसीजन हमारा रॉन्ग हो सकता है। फिर मसला है, स्पेशली इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 और 2 में डिफरेंस कितना है? जस्ट $3.5 मिलियन का, लेकिन साथ 30% रिस्क भी है कि शायद ऑयल नहीं मिलेगा। तो अगर कोई रिस्क अवर्स मैनेजर है तो वो शायद राइट सेल ऑप्शन को चूज करेगा रादर देन टेस्टिंग, कि उसमें 30% रिस्क है कि ऑयल नहीं मिलेगा। और डिफरेंस कितना है दोनों में? जस्ट $3.5 मिलियन। ये बातें साथ की जा सकती हैं। नोट्स में वापस आके फाइनेंस में एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया, बजटिंग क्या होती है? बजटिंग क्या होती है सर? बजट फ्यूचर की प्लानिंग होती है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बजट बोलते हैं। इसके कुछ पर्पसेस हैं। क्या पर्पसेस हैं? प्लानिंग के लिए बनाए जाते हैं, कंट्रोल के लिए भी बनाए जाते हैं। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बना के देते हैं, भाई इतना ही करना है आपने, ताकि एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करके देखा जा सके कि कंट्रोल है या नहीं है। कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए बजट बनाए जाते हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट को बताया जाए भाई किसने कितना कितना लगाना है। कम्युनिकेशन भी होती है बजटिंग से, मीन हम एक डायरेक्शन देते हैं, भाई ये करना है आपने। और बजटिंग से मोटिवेशन भी आती है कि एक टारगेट मिला, ये मुझे मीट करना है, ये मीट करना है, तो मोटिवेशन भी आएगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल इवैल्यूएशन भी इससे होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट पर्सनस की, कि एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करके देखते हैं, अगर अचीव हुआ है तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, अदरवाइज बुरी थी। और इसे ऑथराइजेशन भी होती है, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। क्या ख्याल है कि ने डिफाइन कर दिया, आप दिस मीन ऑथराइज्ड है, ये एसेट आप बाय कर सकते हो। सो फाइनेंस का ये एरिया हमारा हो गया खत्म, ठीक हो गया। पीछे हमारे पास कोई एक दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, तो उन टॉपिक को कवर करते हैं। एक अभी हम कवर कर लेते हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके तो हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक हो गया। आ जाए जी, एक टॉपिक है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस चेंज। बिजनेस प्रोसेस चेंज हमने कहीं पे पढ़ा था शायद, क्यों जी? बिजनेस प्रोसेस चेंज हमने पढ़ा था, बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करना है। तुम्हारे पास दो मॉडल थे, एक हार्मन्स ग्रिड जो कहती थी कि आपने दो फैक्टर कंसीडर करने हैं, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिज्म। क्या ख्याल है? स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हाई, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म हाई, तो रीडिजाइन करना यूजिंग बीपीआर। इंपॉर्टेंस लो, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म हाई है तो आउटसोर्स। इंपॉर्टेंस भी लो, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म भी लो, तो ऑटोमेट या फिर आउटसोर्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। और अगर इंपॉर्टेंस हाई है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी लो है तो ऑटोमेट यूजिंग ईआरपी, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू सीपॉक हमने कवर की। बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करने के लिए वो कहता है जी आपके पास एक और भी मॉडल है जिसे नाम दिया जाता है पॉपिट या 4 व्यूज मॉडल का। पॉपिट क्या कहता है? जब ये बिजनेस प्रोसेसेस को आपने चेंज करना है तो आपने 4 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। 4 फैक्टर कंसीडर करने हैं। कौन से? पी, ओ, पी और आई टी। पी, ओ, पी एंड आई टी, 4 फैक्टर्स, 4 व्यू। मीन 4 व्यू से आपने बिजनेस प्रोसेस चेंज करते वक्त कंसीडरेशन देनी है। पहला पी वो कहता है कि आपने कंसीडर करना है क्या? पीपल को।
ओ वो कहता है जी आपने कंसीडर करना है क्या, ऑर्गेनाइजेशन को। पी वो कहता है जी आपने कंसीडर करना है क्या, प्रोसेस को। और आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। कि जब भी आप बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करने जा रहे हो तो आपने 4 फैक्टर्स कंसीडर करने अकॉर्डिंग टू पॉपिट या 4V मॉडल, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहता है जी, जब भी आप बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करने जा रहे हो तो आपने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मस्ट कंसीडर करना है। मीन क्या होना चाहिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मस्ट होना चाहिए। मैनुअल है तो उसे कंप्यूटराइज्ड कर दो, कंप्यूटराइज्ड है तो हाई आईटी सोल्यूशन की तरफ ले जाओ, इनोवेशन की तरफ जाओ। किस तरफ जाओ, इनोवेशन की तरफ, न्यू डेवलपमेंट्स की तरफ जाओ। क्यों, मैनुअल को मैनुअली ठीक करोगे दोबारा फिर मसले आ जाएंगे। कंप्यूटराइज्ड उसी लेवल का है, उसी लेवल पे ठीक करोगे फिर मसले आ जाएंगे। तो इसलिए क्या करना, आपने आईटी को यूज करना है जब भी प्रोसेसेस को चेंज करने जा रहे हैं। फिर कहता है जब भी प्रोसेस को चेंज करने जा रहे हैं तो आपने कंसीडर करना है पीपल को। कौन से पीपल, एक चेंज मैनेजमेंट में जो पीपल हैं उनको देखना है कि वो स्किल कॉम्पिटेंट हैं, यानी उसके अंदर डाइवर्सिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर डाइवर्सिटी नहीं है, स्किल कॉम्पिटेंट नहीं है, तो सारे इश्यूज को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं कर सकेंगे। और जब इश्यूज को कंसीडर नहीं कर सकेंगे तो प्रोसेस चेंज में फेल हो जाएंगे। तो चेंज मैनेजमेंट जो चेंज लाने जा रही है, प्रोसेस को चेंज करने जा रही है, उसका स्किल कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है, उसमें डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, ताकि सारे इश्यूज को प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए प्रोसेस चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। क्या कहना। फिर कहता आपने क्या करना है, सिर्फ चेंज मैनेजमेंट ही नहीं, वो स्टाफ जिन्होंने प्रोसेस चेंज के बाद इसमें काम करना है उनको भी देखना है कि वो ट्रेंड स्किल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको ट्रेन करना है। ट्रेन नहीं हो सकते तो आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है या नई रिक्रूटमेंट करनी है। क्योंकि अगर आपने प्रोसेस चेंज कर लिया, इन लोगों ने कभी उस प्रोसेस में काम किया ही नहीं, ना इनको ट्रेन नहीं किया, ना कोई नई रिक्रूटमेंट की, तो क्या वो प्रोसेस सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होगा, नहीं, फेल हो जाएगा। तो पीपल कंसीडर करने, एक तो चेंज मैनेजमेंट की में डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन टीम में स्टाफ में भी ट्रेनिंग स्किल्स होना ज़रूरी है। तो कहता है जब भी प्रोसेस चेंज करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, पीपल मीन स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट भी करना है, स्टेक होल्डर की विलिंगनेस, परमिशन भी लेनी है। कस्टमर्स, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। क्यों, अगर ये सपोर्टिव नहीं हुए तो बाद में चेंज को, प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो चेंज आपकी फेल हो जाएगी। किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट करना है, उनकी परमिशन लेनी है, उनको भी हैप्पी, सेटिस्फाई करना है रिगार्डिंग दिस चेंज। अगर आपने ये तीनों पीपल को कंसीडर नहीं किया सही तरह से तो प्रोसेस चेंज फेल हो जाएगी। फिर कहता है जब प्रोसेस चेंज करने जा रहे तो आपने कंसीडर करना है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने डिफाइन करने हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस नए प्रोसेस में कौन क्या क्या काम करेगा। आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अपना दोबारा से बनाना है कि इधर हमने फॉर्मल होके चलना है या फिर इनफॉर्मल होके चलना है। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो हैं वो भी डिफाइन करने हैं कि हमने कैसे काम करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से डिफाइन नहीं किए, स्ट्रक्चर आपने रीडिफाइन नहीं किया, पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिफाइन नहीं किए कि किसने क्या काम करना है और कैसे करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, तो फिर भी प्रोसेस चेंज में आप फेल हो जाओगे। क्या कह रहा, चेंज को आपने ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, चेंज मेथड आपने चूज करना है प्रॉपर, कि इधर हमें डायरेक्ट चेंज के थ्रू जाना चाहिए, पैरेलल के थ्रू जाना चाहिए या फेज के थ्रू जाना चाहिए। मीन चेंज को भी मैनेज करना है। कैसे, चेंज मेथड के थ्रू। क्योंकि अगर आपने चेंज मेथड ही प्रॉपर आपने चूज नहीं किया तो चेंज आपकी ऑर्गेनाइज नहीं हुई। क्या ख्याल है? तो जब भी प्रोसेस चेंज करने जा रहे हो तो प्रोसेस इटसेल्फ भी आपने क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करना है। क्लियर होना चाहिए किसने क्या करना है,
क्या ख्याल है? क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई क्या करना है, उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो आपका प्रोसेस इटसेल्फ क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए कि भाई चलना कैसे है ये, ताकि एम्प्लॉय उसको फॉलो करते हुए चला सके। क्योंकि अगर क्लियर ही नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर एम्बिगुइटी है, तो फिर प्रोसेस ठीक है नहीं चलेगा। क्यों? अंडरस्टैंड ही नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? अंडरस्टूड भी होना चाहिए कि भाई क्या कैसे चलाना है, कोई एम्बिगुइटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। सो बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करने जा रहे, तो प्रॉफिट मॉडल कहता है आपने 4 फैक्टर कंसीडर करने हैं। पीपल, चेंज, मैनेजमेंट में डाइवर्सिटी, स्किल, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन, स्टाफ में स्किल्स, ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, और स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट परमिशन होना ज़रूरी है। साथ ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोसीजर, चेंज मेथड एप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है। प्रोसेस इटसेल्फ क्लियर, डिफाइंड, अंडरस्टूड और स्पेसिफिक होना भी ज़रूरी है, ताकि एम्बिग्विटी ना हो, और आईटी का यूजेज होना भी ज़रूरी है। इनोवेशन को फोकस करना भी ज़रूरी है। ठीक हो गया? एक क्वेश्चन हमें मिलेगा इसके ऊपर हमारी बीपीपी किट में। बीपीपी किट में देखिएगा क्वेश्चन 29 मिलेगा हमें फिंच कंपनी के नाम से। क्वेश्चन 29 फिंच कंपनी। देखिए मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट बी हमने करनी है इस क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट बी फॉर 18 मार्क्स। रिक्वायरमेंट बी फॉर 18 मार्क्स क्या कहता है? Evaluate the extent to which the different aspects of organizational change highlighted in the 4-view model, 4-view puppet, have contributed to the failure of the new system. कंपनी का नया सिस्टम फेल हो गया है, तो आपने 4-view मॉडल के थ्रू इवेल्युएट करना है। मीन पीपल देखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, प्रोसेस देखनी है, और आईटी देखनी है। क्या ख्याल है, क्या चीज़ अच्छी थी और क्या नहीं थी? आगे क्वेश्चन। फिंच कंपनी इज अ नेशनल ग्रॉसरी रिटेलर। ये एक रियल स्टोरी है। यूके में कंपनी है सेंसबरीज के नाम से। सो फिंच कंपनी इज अ नेशनल ग्रॉसरी रिटेलर कंसिस्टिंग ऑफ 230 स्टोर्स थ्रू आउट द कंट्री। अब इनके कोई अबव 600 स्टोर्स हैं। The company has a strong reputation for selling quality food and drink products, supported by excellent standard of customer services. The company is regarded as a relatively small player in the market. However, Finch company has a loyal customer and staff base, and many employees have worked for the company for a number of years. Historically, the company has limited its use of its IT in its operation. The company does have a small IT team based at head office. The current information system allow for weekly sale report to be generated per store. All inventory ordering for a store is done manually at head office. 6 years ago, Finch company developed its first website. The site offered basic information such as opening time and store location. Mean online business भी नहीं है, मीन IT का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है। Trading condition. In recent years, Finch company has suffered from a drop in profit and seen its market share fall. The Chief Executive Officer CEO Brandon Finch identified rising store cost as well as technological developments by competitors as being the 2 main causes behind the company's dip in performance. परफॉर्मेंस लो होने की रीज़न क्या है कि कंपैक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी अचीव होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, और ऑनलाइन बिजनेस में भी कस्टमर सेल इंक्रीज होती है। इस वजह से परफॉर्मेंस पुअर है। In response, he recommended that Finch company needed to introduce new processes and services to improve its performance,
and established a project team to generate a proposal to address the company's declining performance. The project was overseen by a project committee consisting of CEO, operation director and the customer services director, none of whom had been involved in any similar projects in the past. एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने की. Project proposal, the project committee agreed to the implementation of two new system without delay. तो मैं जी 2 नए सिस्टम विदाउट डिले इंप्लीमेंट करने चाहिए. क्या है जी 2 नए सिस्टम? एक न्यू चेकआउट सिस्टम है और एक क्लिक एंड कलेक्ट सिस्टम है. चेकआउट वो ईपॉस मीन वो काउंटर जहाँ पे आप बिल की पेमेंट करते हो प्रोडक्ट स्कैनिंग करवा के, उसे बुलाता है चेकआउट का. So the first new system saw Finch company replace staffed checkout tills in all of its store with the state-of-the-art scanner system. मेन बजाय इसके कि आप टिल पे चेकआउट पे बंदे रखो, कस्टमर आके बंदों के थ्रू वो स्कैनिंग करे, नहीं स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनर सिस्टम मीन हम स्कैनर लगा दें, कस्टमर खुद ही आके चीज़ें स्कैन करे, बैग में डाले, पेमेंट करे कार्ड या कैश के थ्रू मशीन के अंदर और चलता बने. स्टाफ की ज़रूरत नहीं है. जैसे ATM मशीन है, नहीं होती थी तो आप क्या करते थे? बैंक में जाते थे, चेक काट के बैंकर को देते थे, कैशियर को, वो आपको कैश देता था. ATM मशीन क्या है कि आपने कार्ड इंसर्ट किया, टिक 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 की, कैश लेके चलते बने. ये क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट है. तो कंपनी भी क्या सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए? रिप्लेस करनी चाहिए स्टाफ चेकआउट टिल्स इन ऑल ऑफ इट्स स्टोर विद द स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनर सिस्टम. एज ए रिजल्ट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द कंपनीज चेकआउट ऑपरेटर्स हैव बीन मेड रिडंडेंट. जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी यूज भी होगी. The scanner system works by allowing shoppers to scan products barcode using a handheld scanning device as they pass around the store. Once scanned, these items can then be placed in the shopper's trolley. At the checkout, the customer then attaches the device to a small docking port which downloads the scanned items, removing the need to physically move items from the trolley to conveyor belt. The customer then pays for their item using a self-service payment function. इन प्रोडक्ट स्कैन कर करके ट्रॉली में रखते चले जाएंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, फिनिश करेंगे, कार्ड या कैश के थ्रू पेमेंट मशीन में इंसर्ट करेंगे, बिल आएगा, प्रोडक्ट अपनी उठा के चलते बनेंगे. टू रिड्यूस द स्कोप फॉर प्रोडक्ट थेफ्ट where items are put in a trolley without being scanned, some of the former checkout operators have been assigned to assisting customers download their scanned items at the checkouts. तो एक बंदा आके असिस्ट करेगा, मेरी मशीन स्टक हो जाएगी या बीप करेगी जब आप कोई प्रोडक्ट स्कैन किए बिना ट्रॉली में रखोगे, तो फिर बंदा आके देखेगा जी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रीन पे कितनी आ रही हैं, मैच करके बताएगा वो जी इधर ज़्यादा पड़ी हैं तो ये भी स्कैन करें. नहीं आप एक एक प्रोडक्ट स्कैन करके ट्रॉली में रखते चले जाओगे तो मशीन आगे चलेगी. अगर कोई प्रोडक्ट आपने स्कैन किए बिना ट्रॉली में रख दी तो मशीन रुक जाएगी, बीप देगी, ताकि थेफ्ट को रोका जा सके. So Brandon Finch believes this should help deter customer from leaving the store without paying for all of the items in the trolley, as the staff should be able to clearly identify such disparities between the downloaded data being screen and the physical items in the trolley or basket. The project committee were particularly attracted by the hardware supplier promise that the new system would cut the amount of time customer spends queuing at the checkout, on average from 5 minutes to 2 minutes. मीन वो जो स्टाफ वाली चेकआउट थी वहाँ पे कस्टमर को अगर क्यू में 5 मिनट लगते थे, यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे. मीन कस्टमर क्यू भी जल्दी रिजॉल्व होगी, कस्टमर को टाइम डिलीवरी भी बचेगा. मीन इतनी फास्ट है ये मशीन. Brandon Finch decided to limit the amount of training all store staff would receiving regarding the usage of the scanner system. Means staff को train नहीं किया गया before it went live, insisting that staff learn best by simply getting stuck in the learning so they go as they go. मीन ट्रेन नहीं किया गया, क्यों? खुद स्टक होंगे तो वहीं से सीखेंगे. लेकिन अगर कस्टमर स्टक हुआ पड़ा है
तो उसे हेल्प किसने करनी, स्टाफ ने, उसको खुद स्टाफ को भी नहीं पता, तो उसे क्यू ख़त्म होगी और बिल्टअप होगी। खैर देखते हैं। The new system can generate real-time sale reports per store and has been integrated into the company's inventory ordering system to remove the need for manual ordering. सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। हेड ऑफिस में डिटेल जाएगी हर स्टोर में क्या क्या बिक रहा है, कितनी कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। अच्छा, ये दूसरा सिस्टम है क्लिक एंड कलेक्ट। The second development introduced was based upon systems which are already used by Finch company's competitors. A click and collect feature was added to Finch company's existing website. The system allowed a shopper to order goods online to be collected from their nearest store arranged at a convenient time for them. मीन घर से निकलते वक्त या ऑफिस से निकलते वक्त वेबसाइट पे आप ऑर्डर दे दिया करोगे, साथ एक स्टोर भी बता दिया करोगे कहाँ से मैंने कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका सामान जो है वो पैक पड़ा होगा, आपने कोड बता के बस सामान उठा के चलते बनना है। अपनी बजाय इसके कि आप स्टोर में जाओ, एक ट्रॉली पकड़ो, पूरे स्टोर में घूमो, चीज़ें शेल्फों से उठा के ट्रॉली में रखो, फिर स्कैनर पे जाओ, वहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करो, तो खासा टाइम लग जाता है। तो ये क्या है, क्लिक एंड कलेक्ट। ऑफिस से निकलते वक्त, घर से निकलते वक्त आपने वेबसाइट पे ही क्लिक 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 ये कर दिया, स्टोर का आपने बता दिया कि यहाँ से मैंने पिक करना है, और आपके जाने से पहले वहाँ पे ऑलरेडी पैक पड़ा होगा, बस आपने जाके सामान उठा के चलते बनना है। टाइम सेविंग। A click and collect feature was added to Finch company's existing website. The system allowed shopper to order goods online to be collected from their nearest store, arranged at a convenient time for them. All stores have been fitted with a new customer services counter, where customer collect their orders at the designated time slot. उसके लिए एक सेपरेट काउंटर हर स्टोर में बना दिया जहाँ से कस्टमर ये अपने ऑर्डर रिसीव किया करेगा। Prior to implementation of the service, the operation director anticipated online orders to be in the region of 3,000 order each month per store. और उसके अकॉर्डिंग अल्टीमेटली कोई स्टाफ अरेंज कर लिया, 2 चाहिए 3 बंदे चाहिए ये पैक करने के लिए, मेरे इतने को ऑर्डर पर मंथ आया करेंगे। Unveiling the development to Finch company's store staff, Brandon Finch stated that the new system represented a bold move for our company. क्यों टेक्नोलॉजी के यूज़ कर रहे हैं दोनों में। For too long we have believed that the key to our success was only selling good quality products. The world has moved on and we need to evolve if we are to remain a competitive player. Customers now expect more from us. Convenience is what people want. If we don't adopt, our customer will shop with our rivals. I hope you will all get behind these changes and support each other throughout this time. तो CEO ने सबको मैसेज दिया कि हम सारी ज़िंदगी यही समझते रहे हैं कि बस अच्छी सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ही देनी है, नई सर्विसेज भी देनी है। कस्टमर कन्वीनियंस चाहता है तो हमें भी इस तरफ जाना है, जो हम जा रहे हैं तो आप सब लोग सपोर्ट करोगे। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट होने के बाद की बातें। Since the introduction of the new system, things have not gone smoothly. Finch company has seen a dramatic increase in the number of customer complaints it receives. A significant number of complaints relate to customer not understanding how the in-store scanner system operates. This has caused delays at the checkouts, with many customers queuing up the aisle to pay for their goods. Store managers have complained that some loyal customers have started to walking out of the store when they noticing the growing queues. के अंदर इतना रश है, साथ वाले स्टोर से बाय कर लो, इधर तो लाइनों में लगना पड़ेगा। One comment left on an online shopping forum claimed that customers were struggling to connect the scanner to the checkout. And when I asked a member of staff for help, he just looked at me blankly and said, I'm not too sure. I only had 10 minutes training this morning. मेन मसला आ गया, स्टाफ को भी यूज़ करना नहीं आ रहा। Actual orders through the click and collect service have been much higher than anticipated. कितने anticipate किए गए थे? 3,000. On average, 8,000 order each month per store have been received since the system went live. डबल भी नहीं, डबल से भी ज़्यादा।
तो थोड़ा बहुत ज़्यादा चलो स्टाफ मैनेज कर लेगा, जब डबल से भी ज़्यादा है तो स्टाफ से ये शायद मैनेज नहीं होगा। This has resulted in numerous cases of online orders not being ready when due for collection. One shop workers complained that no one know what they are doing. I am not sure if I am supposed to be stocking item on the shop floor, means स्टोर से अंदर से चीज़ें ला के मुझे शेल्फों पे रखना मेरा काम है। Preparing click and collect orders for collection, क्यों कस्टमर आके सर पे खड़ा हो कह रहा है मेरा ऑर्डर दो, तो यार वो पैक करी जल्दी, वो छोड़ दे। और हेल्पिंग कस्टमर विद अ स्कैनर, या उधर खप पड़ी है स्कैनर पे उसे हेल्प करना है, इट्स अ मैस। फेल हो गया। 4V मॉडल के अकॉर्डिंगली बताना है तो पहले स्किल ही नहीं है किसी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट का। आपको कोई एक्सटर्नल बंदा लेना चाहिए था, कंसल्टेंट जो आपको हेल्प देता, तो वो नहीं लिया गया। स्टाफ को ट्रेन नहीं किया गया, क्यों? खुद ही गलतियों से सीखेंगे, लेकिन कस्टमर को कौन बताएगा? उस वजह से क्यूज़ भी बिल्टअप हो रही हैं। क्या ख्याल है? स्टेक होल्डर स्पेशली स्टाफ के साथ कंसल्ट भी नहीं किया गया, क्यों? कंसल्ट किया गया था तो शायद वो इतने टफ टाइम में सपोर्ट करते, वो तो उल्टा बागी हुए पड़े, रिबिलियस हुए पड़े। कस्टमर के साथ भी शायद इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले से कम्युनिकेट नहीं की गई होती, तो उन्हें पता होता कि हाँ कंपनी ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो स्टार्ट में थोड़ा टफ होगा, तो वो इस तरह से लॉन्ग क्यू को छोड़ के भाग देना, लूज ना होता कस्टमर। 3 पैराग्राफ बनाए जा सकते हैं। अब आगे इधर रो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने स्टाफ को, किसने कस्टमर को स्कैनर पे हेल्प आउट करना है, किसने क्लिक एंड कलेक्ट को जो है वो मैनेज करना है, किसने स्टॉकिंग करनी है आइटम की, क्लियरली डिफाइन नहीं है। सेम स्टाफ तीनों रोल परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो रहा, अंडर प्रेशर है, डीमोटिवेटेड है। स्ट्रक्चर आपने डिफाइन नहीं किया कि कौन किस एरिया को फोकस करेगा, किस एरिया को कौन लीड करेगा, उसके अंदर स्टाफ कौन सा काम करेगा, तो वो भी आपने नहीं देखा। पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने हैं स्टाफ ने, वो आपने ट्रेनिंग नहीं की, और चेंज मेथड भी आपने क्या किया, डायरेक्ट चेंज कर दिया। जब करना क्या चाहिए था, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टाफ चेकआउट और स्टेट ऑफ द आर्ट दोनों साइड बाय साइड चलाने चाहिए थे, और जब देखते कस्टमर फेमिलियर हो गया विद न्यू स्कैनर, देन आपको वो बंद करना चाहिए था। क्या ख्याल है? या यूं भी कह सकते हो कि कंपनी के पास कोई कॉन्टिजेंसी प्लान भी नहीं था कि अगर ये सिस्टम वर्क नहीं करते तो फिर क्या करना है, और आपने स्टाफ ऑलरेडी सारा निकाल दिया। आपको शायद अभी निकालना नहीं चाहिए था, कोई 1 मंथ आपको रखना चाहिए था, जब नया सिस्टम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता तब निकालना चाहिए था, और स्टाफ आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, और 2 नए सिस्टम भी मैनेज करना स्टाफ के लिए डिफ़िकल्ट हो गया। फिर प्रोसेस इटसेल्फ क्लियर, स्पेसिफिक, डिफाइंड, अंडरस्टूड नहीं था। क्या करना चाहिए था आपको, कोई पिक्चर्स स्टेप वाइज देनी चाहिए थी स्कैनर के साथ, स्टेप 1 2 3 4, ताकि कस्टमर उसे फॉलो करते हुए स्कैनिंग कर सके, या वीडियोस स्क्रीन डिस्प्ले आपको करनी चाहिए थी जहाँ पे शो करते आपके कैसे ये मशीन यूज़ हो रही है, ताकि कस्टमर उसे देख के जो है वो यूज़ कर सकता। क्या ख्याल है? ये भी क्लियर नहीं था। आईटी यस आपने यूज़ किया, बहुत अच्छा काम किया, ये अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को आपने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अफेक्टिवली वर्क तब करेगी जब साथ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन और पीपल भी अफेक्टिव हो। 18 नंबर के आंसर दिया जा सकता है। क्या ख्याल है? सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।